Welcome to DU की पढ़ाई subscribers. So in this video today we are going to study the chapter 5th of our general elective course, Introduction to the Indian Constitution. तो आज हम 5th chapter cover करेंगे Introduction to the Indian Constitution का. 5th chapter है हमारा Organs of the Constitutional Governance, Legislature, Executive and Judiciary. यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस के ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, जो भी लॉज कानून्स ये सारी जो चीज़ें फॉर्मेशन होती हैं इनको इम्प्लीमेंट करना हो गया, कानून बनाना हो गया, कानूनों का रिव्यू करना हो गया, इन सभी के लिए जो अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, उन सभी के ऊपर डिटेल में पढ़ना है हमें इस चैप्टर में. तो लेजिस्लेचर को हम हिंदी में बोलते हैं विधायिका, जो लॉज बनाता है, और एग्जीक्यूटिव को हम हिंदी में बोलते हैं कार्यपालिका, जो कि इन लॉज का फिर इम्प्लीमेंटेशन करता है, जिसमें हमारे सिविल सर्वेंट्स आते हैं. और जुडिशरी ये है हमारी न्यायपालिका, यानी जो कोर्ट्स होते हैं हमारे वो इसके अंदर आते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. अगर आप इस स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं. फर्दर यू कैन डाउनलोड इट ऑल्सो फ्रॉम द DU की पढ़ाई टेलीग्राम चैनल. यू कैन फॉलो अस ऑन Instagram as well as you can get the link of the PDF and notes and lectures in the description as well as on the Telegram channel. So let's move towards the chapter. तो पहले हम एक छोटा सा ओवरव्यू देखते हैं चैप्टर का. सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द ऑर्गन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस in India, which are legislature, executive and judiciary. These three organs play a critical role in the functioning of the government and the delivery of public services to the citizens. और ये जो तीनों organs होते हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों ही एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में, और पब्लिक सर्विसेज की डिलीवरी के लिए ये तीनों ही जो पार्ट्स हैं गवर्नमेंट के वो इम्पॉर्टेंट हैं. तो चलिए देखते हैं आगे. ऑर्गन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस. सो द टर्म ऑर्गन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस refers to the three branches of the government that are responsible for the governance and administration of the country. यानी ये जो टर्म है ऑर्गन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, इसका मतलब उन सभी तीन ब्रांचेस जो होती हैं गवर्नमेंट की, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन्हीं तीनों को हम बोलते हैं ऑर्गन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस. और यही जो ऑर्गन्स हैं ये अल्टीमेटली गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन, शासन प्रशासन और लॉज वगैरह बनाने के लिए, डेवलपमेंट की जो चीज़ें हैं कंट्री के लिए, उन सभी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये तीनों ऑर्गन्स. सो दीज आर द थ्री पिलर्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, एंड दीज ऑर्गन्स आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. और ये तीनों ऑर्गन्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री के लिए तीनों एक इम्पॉर्टेंट पिलर हैं इंडियन गवर्नमेंट के. इनके सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसमें जो तीनों के अपने अपने अलग अलग सिग्निफिकेंस हैं, अपना अपना महत्व है, अपने अपने काम हैं. सो दे इंश्योर दैट द गवर्नमेंट इज़ अकाउंटेबल टू द सिटीजन एंड दैट रूल ऑफ लॉ इज़ मेंटेन्ड इन द कंट्री. तो तीनों अलग अलग पार्ट्स हैं, सबके अपने अपने काम हैं, और अपने अपने कामों के ज़रिए ये सरकार जो है हमारी वो अकाउंटेबल रहती है, सिटीजन्स के प्रति जिम्मेदार रहती है, जवाबदेह रहती है, और कंट्री के अंदर रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन मेंटेन रहता है. लेजिस्लेचर through its law-making powers ensures that the laws of the country are in line with the needs and aspiration of the citizens. तो जो लेजिस्लेचर है उसके पास लॉ मेकिंग पावर होती है, यानी कानून बनाने की पावर होती है, और अमेंडमेंट्स करने की भी पावर होती है. तो इसके थ्रू वो कंट्री के अंदर कानून, अच्छे कानून लाते हैं. लेजिस्लेचर में जो कंट्री के नीड्स, सिटीजन्स के नीड्स के लिए जो भी कानून इम्पॉर्टेंट होते हैं, सिटीजन्स के एस्पिरेशंस के लिए जो भी कंट्री के लिए जितने भी कानून ज़रूरी होते हैं उनके ऊपर लेजिस्लेचर
अपनी पावर्स के थ्रू काम करता है। तो लेजिस्लेचर का ये सिग्निफिकेंस हो गया। एग्जीक्यूटिव की बात करें हम फिर, तो द एग्जीक्यूटिव थ्रू इट एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स इम्प्लीमेंट्स दीज लॉज एंड पॉलिसीज एंड डिलीवर्स पब्लिक सर्विसेज टू द सिटीजन्स। तो लेजिस्लेचर ने तो कानून बना दिया, अब एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं, यानी प्रशासन की जितनी भी पावर्स हैं वो एग्जीक्यूटिव के पास होती हैं, और फिर ये फाइनली इम्प्लीमेंट करते हैं इन लॉज एंड पॉलिसीज़ को जो भी लेजिस्लेचर बनाता है। और पब्लिक सर्विसेज जो भी होती है सिटीजन्स की, उन सभी का काम एग्जीक्यूटिव के अंडर में आता है। तो एग्जीक्यूटिव के अंदर हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स आते हैं। तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स के अंदर हमारे जो आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स या फिर आईआरएस ऑफिसर्स, ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूटिव के पार्ट होती हैं और इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं। तो अब कानून बन भी गया, कानून को इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया। तो अगर कोई कानून में दिक्कत पाई गई, अनकॉन्स्टिट्यूशनल पाया गया, तब क्या होगा, तो इसमें अब एंट्री होती है जुडिशरी की। जुडिशरी का क्या सिग्निफिकेंस है? सो द जुडिशरी थ्रू इट्स इंडिपेंडेंट रोल इंश्योर्स दैट द गवर्नमेंट फंक्शंस विद इन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। तो जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है हमारी, जो कोर्ट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, ये सारे इंडिपेंडेंट होते हैं, इनके पास अपना इंडिपेंडेंट पावर और रोल होता है, और ये इंश्योर करते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लिमिट्स मेंशन की गई हैं उसको ध्यान में रखते हुए काम करे, और जो फंडामेंटल राइट्स है सिटीजन्स के, उनको प्रोटेक्ट करे। ठीक है, तो गवर्नमेंट के ऊपर एक तरीके से नज़र रखने का काम, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना हो कोई चीज़, उसका काम जुडिशरी का है। तो ये सारी सिग्निफिकेंस हो गई इनकी। अब हम आगे देखते हैं डिटेल के अंदर कि लेजिस्लेचर क्या होता है, इसमें क्या कैसे कॉम्बिनेशन है, लेजिस्लेचर पार्ट के अंदर कैसे कैसे कानून बनते हैं और क्या पूरा प्रोसेस होता है। तो द लेजिस्लेचर इज़ द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट कंसिस्टिंग ऑफ द लोकसभा लोअर हाउस एंड राज्यसभा अपर हाउस एट द सेंट्रल लेवल। तो जो लेजिस्लेचर है यानी जो विधायिका है, वो विधायिका लॉ मेकिंग बॉडी है गवर्नमेंट की, यानी कानून बनाने वाली संस्था है गवर्नमेंट की, जिसके अंदर लोकसभा यानी लोअर हाउस और राज्यसभा अपर हाउस, ये दोनों आते हैं सेंट्रल लेवल पे, और फिर स्टेट लेवल पे एंड द विधानसभा एंड विधान परिषद एट द स्टेट लेवल। और स्टेट के लेवल की बात करें तो विधानसभा और विधान परिषद। तो ये चारों जो असेंबलीज होती हैं, ये लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एंड विधान परिषद, इन सभी का काम होता है लॉज बनाना। ठीक है, तो ये लेजिस्लेचर पार्ट पूरा लॉ के रिगार्डिंग काम करता है, गवर्नमेंट का पार्ट। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द 3 ऑर्गन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस इन इंडिया अलोंगसाइड विद एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। It plays a vital role in shaping and enacting laws, representing the interest of the people and ensuring accountability in the democratic system. और जो लेजिस्लेचर है ये एक वाइटल रोल प्ले करता है लॉज को शेप करने में, बनाने में, उनको इनैक्ट करने में, और पीपल्स के जो इंटरेस्ट होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने में, जो कंट्री के लिए जो भी लॉज ज़रूरी होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में, और डेमोक्रेटिक सिस्टम में, लोकतांत्रिक सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी बनाए रखने में। ठीक है, तो जो इंडियन लेजिस्लेचर है वो बाईकैमरल लेजिस्लेचर है। द इंडियन लेजिस्लेचर इज़ बाईकैमरल, जिसमें बाईकैमरल मतलब 2 असेंबलीज कंसिस्टिंग ऑफ राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स हम बोलते हैं इनमें इसको, और लोकसभा दैट इज़ हाउस ऑफ द पीपल। तो लोकसभा को हम लोअर हाउस बोलते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस भी बोलते हैं, और लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है, और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ द स्टेट्स भी बोलते हैं। तो जो राज्यसभा है हमारी, ये अपर हाउस मानी जाती है, और इसके जो मेंबर्स होते हैं वो स्टेट असेंबलीज़ से सेलेक्ट होकर के आते हैं, और इनका जो टर्म है वो 6 ईयर्स का होता है। ठीक है, और ये डिसॉल्व भी नहीं होती, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती। अगर गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है, कभी लोकसभा को टर्मिनेट कर दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, या फिर
जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा। तो राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती, लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। तो इंडियन लेजिस्लेचर बाई कैमरल है, जिसके अंदर राज्यसभा और लोकसभा ये दो हाउस आते हैं, इसीलिए हम इसे बाई कैमरल लेजिस्लेचर बोलते हैं। आगे हम देखते हैं कंपोजिशन। तो लेजिस्लेचर के कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इंडियन पार्लियामेंट की टोटल स्ट्रेंथ है 790 मेंबर्स की, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला करके हमारे पास 790 मेंबर्स की टोटल स्ट्रेंथ है, जिसमें हमारे पास 245 सीट्स राज्यसभा में है एंड 545 सीट्स लोकसभा में है। यानी जो जियोग्राफिकल डिवीज़न किया गया है सीट्स का, वो 245 सीटें हमारे राज्यसभा डिवीज़न में हैं और 545 सीट्स लोकसभा डिवीज़न में हैं। मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं, जो सांसद होते हैं, वो 5 साल के लिए होते हैं। वाइल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा सर्व्स फॉर अ टर्म ऑफ 6 years। और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो 6 साल के लिए होते हैं। पोटेंशियल सिटिंग कैपेसिटी ऑफ लोकसभा इज़ 552 इंक्लूडिंग 2 members नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू रिप्रेजेंट द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। जो पोटेंशियल सिटिंग कैपेसिटी है लोकसभा की, यानी लोकसभा के अंदर कुल मिलाकर के 552 लोग बैठ सकते हैं। 552 सीटिंग कैपेसिटी है, सीट्स 552 लोकसभा के अंदर हैं। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे हमने ऊपर लिखा है कि 545 सीट्स इन लोकसभा और यहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी 552 है। तो यहाँ पे जो मतलब है ये है कि जो जियोग्राफिकल डिवीज़न किया गया है कंट्री का, उसके अंदर 545 सीट्स है, लेकिन जो सीटिंग कैपेसिटी है लोकसभा में, लोकसभा के अंदर कुल मिला करके 552 मेंबर्स बैठ सकते हैं। इतनी स्ट्रेंथ उसमें एकोमोडेट हो सकती है। सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड इन इट। तो 552 में से 2 मेंबर्स जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, जिसको हम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी बोलते हैं। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वो होती है यार जो जैसे हमारे यहाँ अंग्रेज़ों का शासन था, तो बहुत सारे लोग अंग्रेज़ जब चले भी गए तो कुछ लोग यहीं पे बस गए। तो जो यहीं पे बस गए उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूरोपियंस जो अंग्रेज़ हमारे यहाँ आए थे, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए उनको हम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी बोलते हैं। तो फॉर द रिप्रेजेंटेशन 2 members इनके लिए नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। 552 के अंदर ही आते हैं ये, ठीक है। तो ये लोकसभा की पोटेंशियल सीटिंग कैपेसिटी 552 है। इसी तरीके से द पोटेंशियल सीटिंग कैपेसिटी ऑफ राज्यसभा इज़ 250, out of which 238 are elected by the legislature, while the president can appoint 12 members for their contribution to art, literature, science and social services। तो इसी तरीके से जैसे अभी लोकसभा में था, उसी तरीके से राज्यसभा में 250 है पोटेंशियल सिटिंग कैपेसिटी, यानी बैठने की जो सीट्स है राज्यसभा में, बैठने की जो जगह है, सिटिंग कैपेसिटी है वो 250 है। ऑल्दो जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है सीट्स का, वो सिर्फ 245 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 250 लोग बैठ सकते हैं राज्यसभा में, जबकि अभी 245 डिवीज़न ही किए गए हैं राज्यसभा के सीट्स में, ठीक है। तो जिसमें से 238 मेंबर्स जो हैं वो लेजिस्लेचर से इलेक्ट होकर के आते हैं। जो स्टेट असेंबलीज़ होती हैं वो वहाँ के जो मेंबर्स होते हैं स्टेट असेंबलीज़ के, वहाँ से इलेक्ट होकर के आते हैं 238 मेंबर्स, जबकि 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है बेस्ड ऑन देयर कंट्रीब्यूशन टू आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विसेज। इन सभी में जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है उसके बेसिस के ऊपर 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। सो दिस वाज द होल कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेचर, इंडियन लेजिस्लेचर, ठीक है। लोकसभा में कितनी सीट्स हैं, कितनी पोटेंशियल सिटिंग कैपेसिटी है, राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं और राज्यसभा की कितनी कैपेसिटी है, तो ये पूरा कंपोजिशन था लेजिस्लेचर का। नेक्स्ट, पावर्स एंड फंक्शंस, यानी अब लोकसभा और राज्यसभा के पास क्या पावर्स होती हैं और इनका फंक्शन क्या होता है। तो लेजिस्लेचर जो है ये प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है लॉज बनाने के लिए, पॉलिसीज़ बनाने के लिए कंट्री में।
द लॉ मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स द इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्स, डिस्कशंस, डिबेट्स एंड वोटिंग। और जो लॉ मेकिंग प्रोसेस होता है, कानून बनने की जो प्रक्रिया होती है, उसके अंदर बिल्स का इंट्रोड्यूस होना, डिस्कशंस होना पार्लियामेंट के अंदर, डिबेट्स होना और फिर वोटिंग होना उस बिल के ऊपर, और जो भी कानून लाया जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर। तो ये सारे फंक्शंस जो हैं लेजिस्लेचर में होते हैं। द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन मैटर्स लिस्टेड ऑन यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड रेजिडियरी पावर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्लियामेंट जो है हमारी, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो यूनियन लिस्ट में जो भी मैटर्स लिखे हुए हैं, कंकरेंट लिस्ट में जो भी मैटर्स लिखे हुए हैं और रेजिडरी जो सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग, इन सभी तीनों चीज़ों के रिगार्डिंग पार्लियामेंट हमारी कानून बना सकती है। यूनियन लिस्ट वो होती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो भी डिपार्टमेंट से जो भी लेजिस्लेशन, जो भी जोरिस्डिक्शन आता है उसके अंडर में लिखे हुए, मेंशन किए हुए यूनियन लिस्ट में, उसके रिगार्डिंग कानून बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज़ लेजिस्लेचर। कंकरेंट लिस्ट यानी जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के लिए कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, वो कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। और रेजिडियरी पावर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी रेजिडियरी वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो तीनों में ही नहीं लिखे हुए, किसी में भी नहीं लिखे हुए, ना स्टेट लिस्ट में है, ना कंकरेंट लिस्ट में है, ना यूनियन लिस्ट में। जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स, जो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तब कंप्यूटर जैसी कोई चीज़ तो थी नहीं, है ना, तो इतना एडवांसमेंट भी नहीं था कंप्यूटर से रिलेटेड, तो तब ये जो सब्जेक्ट है ये किसी में नहीं डाला गया। तो इन चीज़ों के रिगार्डिंग जो किसी में भी नहीं मेंशन्ड है वो रेजिडियरी सब्जेक्ट के अंदर आएगा, और रेजिडियरी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी, यानी सेंट्रल पार्लियामेंट के पास, ठीक है। उसके रिगार्डिंग जो भी कानून होगा वो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर बिल्स उसके ऊपर पेश किए जाएंगे। सो these are the list on which parliament has to legislate. So next point is the legislature plays a crucial role on financial matters. It approves the union budget, exercise control over government finances and authorize expenditures. और legislature financial matters में भी important role play करता है। यूनियन बजट का केस हो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बजट लेके आती है, या फिर फाइनेंसेस का केस हो, या फिर जो भी एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट करती है, वो सारा प्रोसेस लेजिस्लेचर के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट, इट आल्सो हैज़ द पावर टू इम्पीच द प्रेसिडेंट, रिमूव जजेस एंड अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और लेजिस्लेचर के पास ये भी पावर होती है कि वो प्रेसिडेंट को भी रिमूव कर सकते हैं, जजेस को भी रिमूव कर सकते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लोकसभा और राज्यसभा के पास पावर होती है। जो कलेक्टिवली बोले तो लेजिस्लेचर के पास, विधायिका के पास ये पावर होती है कि वो प्रेसिडेंट, जजेस या फिर अमेंडमेंट्स, इन सभी चीज़ों को कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिल्स दैट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेचर: मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। तो लेजिस्लेचर के अंदर 3 प्रकार के बिल इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। मनी बिल, इन जो भी फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं, बजट, टैक्सेशन, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो मनी बिल के अंदर आती हैं। ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल को छोड़ करके बाकी जो सारे सब्जेक्ट्स हैं वो ऑर्डिनरी बिल के अंदर आते हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, और संविधान में जो भी संशोधन करना है वो बिल। तो ये 3 प्रकार के बिल लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, और हर बिल का अपना प्रोसीजर है और अपनी रिक्वायरमेंट है पास होने के लिए। फिर इसमें रोल ऑफ अपोजिशन आता है। तो जो अपोजिशन है वो लेजिस्लेचर में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो क्रिटिसाइज़ करता है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाता है, अकाउंटेबल होल्ड करता है, और जो भी कानून लाए जाते हैं उसका अपोज करता है, उसकी क्रिटिसिज्म करता है, उसके जो ड्रॉबैक्स होते हैं वो गिनाता है। और जो अपोजिशन है वो लेजिस्लेशन को ब्लॉक भी कर सकता है, और नेशनल इम्पॉर्टेंस या फिर जो भी इश्यूज़ हैं, डिबेट्स हैं, उसके रिगार्डिंग जो जितने भी इश्यूज़ हैं उनके ऊपर चर्चा की मांग भी कर सकता है, डिबेट्स की मांग भी कर सकता है अपोजिशन, ठीक है। तो
अगर अपोजिशन चाहे तो पार्लियामेंट के अंदर जो भी डिस्कशन हो रहा है उसको अपोज भी कर सकता है, और जिस मैटर पे भी वो चाहे वो चर्चा डिबेट करवा सकता है पार्लियामेंट के अंदर। सो दिस वाज द रोल ऑफ अपोजिशन। तो ये हमने देखा कि पावर्स और फंक्शंस क्या होती हैं लेजिस्लेचर की। नेक्स्ट, लेजिस्लेटिव प्रोसेस, यानी प्रोसेस क्या होता है अब लेजिस्लेटिव का, यानी कैसे कानून बनते हैं। तो लेजिस्लेटिव प्रोसेस कुछ स्टेजेस में होता है, जिसमें पहले इंट्रोडक्शन होता है, जो भी बिल्स लाए जाने होते हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, सदन के पटल पर रखा जाता है, फिर उसके ऊपर डिस्कशन होता है और फिर वोटिंग करवाई जाती है उस बिल के ऊपर। तो बिल किसी के भी द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, सरकार इंट्रोड्यूस करे बिल, या फिर पार्लियामेंट का कोई मेंबर हो, कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है लेजिस्लेचर के अंदर बिल को। द बिल इज़ देन रेफर टू पार्लियामेंट्री कमेटी। उसके बाद ये बिल पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा जाता है, जहाँ पे ये पार्लियामेंट्री जो कमेटी होती है वो उसकी स्क्रूटनी कर दी है। स्क्रूटनी के लिए यानी जो भी संशोधन वगैरह होते हैं, उसमें चेंजेस करने होते हैं बिल के अंदर, वो सारा काम पार्लियामेंट्री कमेटी का होता है। और इसके बाद फिर होती है डिबेट और वोटिंग। तो डिबेट एंड वोटिंग से पहले पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा जाता है, ठीक है। इफ़ पास्ट, अगर पास हो जाता है वो बिल, सहमति बन जाती है, ज़्यादा वोट्स पड़ जाते हैं, सभी मैक्सिमम मेंबर्स जो हैं बिल का सपोर्ट करते हैं, और वो बिल राज्यसभा और लोकसभा से पास हो जाता है, तो उस बिल को फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेजा जाता है, और प्रेसिडेंट अगर उस पर साइन कर देता है तो उसके बाद वो बिल जो है लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है, और फिर वो लॉ देश भर में लागू हो जाता है। तो ये लेजिस्लेटिव प्रोसेस था कि कैसे कानून बनता है। तो ये स्टेजेस थे, पहले बिल का इंट्रोडक्शन हो गया, फिर पार्लियामेंट्री कमेटी को हो गया, फिर उसके ऊपर डिबेट और वोटिंग, फिर प्रेसिडेंट से साइन, और उसके बाद लॉ बन जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट लेजिस्लेचर। नेक्स्ट पार्ट इज़ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव को हम हिंदी में बोलते हैं कार्यपालिका। तो जो कार्यपालिका है हमारी, इसके अंदर हमारा प्रेसिडेंट आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, एंड सिविल सर्वेंट्स आते हैं, ठीक है। तो द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड सिविल सर्वेंट्स, and it is responsible for the implementation of the laws made by the legislature and day-to-day governance of the country। और जो एग्जीक्यूटिव है वो इन लॉज को, जो भी लेजिस्लेचर ने लॉज बनाए हैं, उन लॉज को इम्प्लीमेंट करवाता है, और जो डे टू डे गवर्नेंस के काम होते हैं वो एग्जीक्यूटिव के काम होते हैं, ठीक है। सो द एग्जीक्यूटिव ब्रांच कैन बी डिवाइडेड इनटू पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, कार्यपालिका है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और दूसरा परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स मींस जो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो कि परमानेंटली होते हैं, ये 5 साल 6 साल के नहीं होते, जैसे IAS ऑफिसर्स, PCS ऑफिसर्स और IRS ऑफिसर्स, ये सारे जो भी पोस्ट्स होते हैं ये हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो डे टू डे गवर्नेंस ऑफ द कंट्री को मैनेज करते हैं, ठीक। सो दिस वाज एग्जीक्यूटिव। फिर इसके अंदर हमारा अगला पॉइंट है द प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो कार्यपालिका का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और प्राइम मिनिस्टर ही रिस्पॉन्सिबल होता है अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को सेलेक्ट करने के लिए, यानी जो मंत्री लोग होते हैं सरकार के अंदर, उन सभी का सिलेक्शन कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट पॉइंट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज़। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है यानी मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करता है और पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। बिल्स वगैरह जो भी पेश होते हैं वो भी कई बारी ज़्यादातर जो है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री लोग होते हैं यही सब पेश करते हैं, ठीक है। सो द वाइस प्रेसिडेंट असिस्ट द प्रेसिडेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज और हर ड्यूटीज़।
और जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो प्रेसिडेंट को असिस्टेंस करते हैं, उनकी जो प्रेसिडेंट की ड्यूटीज़ होती है उसमें हेल्प करते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट का काम भी प्रेसिडेंट को हेल्प करना है। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वही हमारे राज्यसभा के स्पीकर भी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द ब्यूरोक्रेसी कंसिस्टिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स प्लेज अ वाइटल रोल इन इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। और जो गवर्नमेंट के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं या फिर लॉज होते हैं इन सभी को इम्प्लीमेंट करने का काम किसका होता है? ब्यूरोक्रेसी का होता है। ब्यूरोक्रेसी मीन्स सिविल सर्वेंट्स हमारे जो भी आते हैं वो हमारे ब्यूरोक्रेसी के अंदर आते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा एग्जीक्यूटिव के बारे में। अब इसके अंदर हम आगे देखते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये ब्यूरोक्रेसी का पार्ट है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द head of the state and is elected by an electoral college consisting of members of both the houses of parliament and state legislature। यानी जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट है, यानी इंडिया का हेड ऑफ द स्टेट, भारत का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति को ही माना जाता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हेड ऑफ द स्टेट। और इनको कैसे इलेक्ट किया जाता है? इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू, जिसमें जो पार्लियामेंट होती है हमारी दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के जो मेंबर्स होते हैं, और स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधानसभा, विधान परिषद, स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स होते हैं, इन चारों हाउसेस के सभी मेंबर्स जो है वोटिंग करते हैं और इनके वोट्स के थ्रू फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होता है और फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट किया जाता है। ठीक है। एंड द प्रेसिडेंट होल्ड्स अ प्राइमरीली सेरेमनियल रोल बट पॉजेस सिग्निफिकेंट पावर्स। तो जो प्रेसिडेंट का रोल है वो एक तरीके से औपचारिक भूमिका होती है, सेरेमनियल रोल होता है, यानी जिसको बोलते हैं कि बस नाम का काम है ना। लेकिन प्रेसिडेंट के पास जो है सिग्निफिकेंट पावर्स होती हैं, इम्पॉर्टेंट पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट के पास भी। ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पे लिखा गया कि हेड ऑफ द स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट होता है, लेकिन आपने प्रधानमंत्री को ही सभी कार्यों में आगे देखा होगा। प्रेसिडेंट की भूमिका ज़्यादातर हिडन ही होती है। सो दीज पावर्स इंक्लूड अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर, अपॉइंटिंग जजेस एंड एक्सरसाइजिंग वीटो पावर ओवर लेजिस्लेटिव बिल्स। और जो प्रेसिडेंट है हमारा वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को शपथ दिलवाता है, अपॉइंट करता है, जजेस को भी अपॉइंट करता है, और जो लेजिस्लेटिव बिल्स होती हैं उनके ऊपर वीटो पावर भी होती है प्रेसिडेंट के पास, कि अगर कोई बिल है तो प्रेसिडेंट उसको अपने साइन करने से मना भी कर सकता है एक बारी। अगर दोबारा से लेजिस्लेचर वही बिल भेजती है प्रेसिडेंट के रिफ्यूज़ के बाद, तो प्रेसिडेंट को साइन करनी पड़ेगी और फिर वो बिल जो है लॉ बन जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होती है लेजिस्लेटिव बिल के ऊपर। ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट की पावर थी। द प्रेसिडेंट ऑल्सो एक्ट एज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, यानी जो तीनों सेनाएं होती हैं हमारी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सभी का कमांडर इन चीफ, तीनों सेनाओं का हेड जो है वो हमारा प्रेसिडेंट ही होता है। एंड कैन डिक्लेयर द स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। और अगर कोई ऐसा सर्कमस्टांस आता है, ऐसी कोई परिस्थिति बनती है, तो एक्सेप्शनल केसेस में इमरजेंसी, स्टेट ऑफ इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर सकता है। प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर है कि वो इमरजेंसी लगा सकता है स्टेट में। हेयर स्टेट मीन्स कंट्री, इंडिया। तो नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट्स द कंट्री इन इंटरनेशनल फोरम्स एंड परफॉर्म्स वेरियस अदर फंक्शंस मैंडेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और इंटरनेशनल फोरम्स में रिप्रेजेंट करने का काम जो है प्रेसिडेंट का ही होता है। कंट्री को इंटरनेशनल फोरम्स में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही रिप्रेजेंट करते हैं, राष्ट्रपति ही रिप्रेजेंट करते हैं, और भी बहुत सारे काम जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे गए हैं वो प्रेसिडेंट का होता है। तो ये हमारा एग्जीक्यूटिव में पॉलिटिकल हेड का पार्ट हो गया जो प्रेसिडेंट हैं। फिर इसमें जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। प्रेसिडेंट के बाद हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड किए जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर इनका लीडर होता है, जो भी मंत्री लोग होते हैं इनका लीडर प्राइम मिनिस्टर होता है, और ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं।
और जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, वो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होता है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, जो मंत्रिमंडल होता है, जो मंत्री लोग होते हैं, वो प्रधानमंत्री को असिस्ट करते हैं, प्रधानमंत्री की हेल्प करते हैं इन द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़। और द मिनिस्टर्स आर चूजन फ्रॉम इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, और ये जो मिनिस्टर्स हैं वो पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स ही होते हैं, चाहे वो राज्यसभा के हों चाहे वो लोकसभा के हों, लेकिन उनको अगर मिनिस्टर बनाया जाना है तो सबसे पहले वो पार्लियामेंट के मेंबर होंगे, उसके बाद फिर मिनिस्टर बनने के लिए वो एलिजिबल होंगे। एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, और सभी मिनिस्टर्स जो होते हैं वो उनके पास अपना जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है वो उसके ऊपर वर्क करते हैं। दे कलेक्टिवली होल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट एंड अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है हमारा, वो इनकी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सरकार के फंक्शन करने में। सभी लोग मिल करके एक टीम के रूप में मिनिस्टर्स हमारे वर्क करते हैं और पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह भी होते हैं, अकाउंटेबल भी होते हैं। अगर विपक्ष कोई सवाल पूछता है तो उनको जवाब देना होता है उस बात का, ठीक है। तो ये थे हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नेक्स्ट इज़ ब्यूरोक्रेसी। तो जो ब्यूरोक्रेसी है हमारी, ये हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं इसमें। सो द परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स कंसिस्ट ऑफ द सिविल सर्विसेज एंड द ब्यूरोक्रेसी। Civil services are categorized into different services such as IAS, Indian Administrative Service, Indian Police Service, and Indian Foreign Services. And these bureaucrats supports political executive in formulation, implementation, and administration. और ये जो bureaucrats होते हैं हमारे, ये political executives को, ये जो हमारे presidents थे या फिर council of ministers थे या फिर prime minister हो गए, इनको policy formulation में help करते हैं, support करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन के भी जो काम होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के भी जो काम होते हैं, वो सारे ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। इट प्रोवाइड्स एक्सपर्टीज, एडवाइस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट टू द गवर्नमेंट। हाउएवर challenges such as red tape, corruption and lack of accountability have necessitated ongoing reforms to improve the efficiency and effectiveness of bureaucracy. लेकिन ब्यूरोक्रेसी में भी बहुत सारे जो करप्शंस होते हैं, रेड टेप की केस हो गया, लाल फीता काटना, लाल बत्ती में चलना, और ये बहुत सारी जो भी चीज़ें हैं, चैलेंजेस हैं, जिनमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है और एक इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी बनाने की ज़रूरत है। चूँकि ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इनको अकाउंटेबल नहीं किया जा सकता, जैसा कि सरकार जो है जवाबदेह होती है जनता के प्रति, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा ब्यूरोक्रेसी का पार्ट। नेक्स्ट इज़ जुडिशरी। तो हमने इसमें पढ़ लिया तीनों पार्ट्स, ब्यूरोक्रेसी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भी हमारे तीनों पार्ट्स आते हैं एग्जीक्यूटिव के अंदर, ठीक है, कार्यपालिका। अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस का पार्ट, जुडिशरी यानी न्यायपालिका। So the judiciary is an organ of constitutional governance in India which serves as the guardian and interpreter of the constitution. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे भारत का संविधान है, उसका जो गार्जियन है, एक तरीके से अभिभावक के रूप में हमारा जुडिशरी काम करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, और कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन का भी जो काम है वो जुडिशरी के पास ही उसकी पावर है। इट अपहोल्ड्स द रूल ऑफ लॉ, प्रोटेक्ट द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स एंड इंश्योर्स जस्टिस फॉर ऑल। और जो कानून का शासन बनाए रखने की बात है, या फिर सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात है, या फिर सिटीजन्स की आज़ादी को प्रोटेक्ट करने की बात है, और सभी के लिए जस्टिस, सभी को न्याय मिले, इन सभी के लिए जो जुरिस्डिक्शन है वो जुडिशरी के पास में दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। An independent judiciary is essential for maintaining the balance of power and upholding the democratic principles enshrined in the Constitution. और जो भी हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं, मेंशन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इन सभी लोकतांत्रिक मूल्यों को अपहोल्ड करने के लिए बैलेंस ऑफ पावर की आवश्यकता होती है। इसीलिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखना ज़रूरी है।
ताकि वो लेजिस्लेचर जो भी कानून बनाने वाले हैं या एग्जीक्यूटिव जो भी कानूनों को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं उन सभी की वजह से जुडिशरी को कोई चैलेंज ना देखना पड़े, है ना। कोई भी जो है पार्ट ऑफ गवर्नेंस जो है वो जुडिशरी को क्वेश्चन ना कर सके, इसलिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया है ताकि बैलेंस ऑफ पावर बनी रहे। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाए तो जुडिशरी इंडिपेंडेंटली उस पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कर सके। दैट्स वाई जुडिशियल इंडिपेंडेंस हैज़ बीन ग्रांटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कंपोजिशन की बात करें तो जुडिशरी के अंदर हमारे सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट्स आते हैं, जिसको हम हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील बोलते हैं, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जिसको हम कहते हैं। इसमें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, और इनके साथ कुछ और जजेस भी होते हैं। 4-5 जजों का पैनल होता है जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। लेकिन जो चीफ जस्टिस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हाईएस्ट चीफ होते हैं। फिर होते हैं हमारे हाई कोर्ट्स, जिनके पास किसी पर्टिकुलर स्टेट लेवल का ज्यूरिस्डिक्शन होता है, यानी जो स्टेट से रिलेटेड मैटर्स होते हैं, जो राज्य से रिलेटेड कार्य क्षेत्र होते हैं, वो हाई कोर्ट्स के अंदर आते हैं। और इसमें कई सारे और ग्रुप ऑफ स्टेट्स और हेड बाय चीफ जस्टिस। और जो ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैं, 2-4 स्टेट्स को मिला करके भी जब कोर्ट्स बनती हैं उसको भी चीफ जस्टिस के द्वारा हेड किया जाता है। हाई कोर्ट्स को हाई कोर्ट की चीफ हेड करते हैं। उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आती हैं हमारी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स लोवेस्ट कोर्ट्स होती हैं और इनके पास किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट लेवल का ज्यूरिस्डिक्शन होता है, यानी इनका जो क्षेत्राधिकार है वो किसी पर्टिकुलर जिले के लेवल पे होता है। ठीक है, तो ये कंपोजिशन होगी हमारी जुडिशरी की, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। इसके बाद भी और बहुत सारी छोटी छोटी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं, है ना। फिर नेक्स्ट है हमारा पावर्स एंड फंक्शंस, यानी जुडिशरी की पावर क्या होती है और उनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो पहला है जुडिशियल रिव्यू इज़ अ सिग्निफिकेंट पावर ऑफ द जुडिशरी इन इंडिया, यानी जुडिशरी जो है हमारी, जो न्यायपालिका है, वो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। उसके पास ये पावर है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के नियम हैं, जितनी भी चीज़ें घटित हो रही हैं देश में, जितने भी कार्य हो रहे हैं, उन सभी का जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। अगर कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है तो वो इसके ख़िलाफ़ जो भी अगर कोई कानूनों के ख़िलाफ़ जाता है तो उसको सज़ा देने का काम जुडिशरी का है। The Indian judiciary has the power to interpret the Constitution of India and the laws here, appeals and enforce fundamental rights। और इंडियन जुडिशरी के पास कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन के भी पावर है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ लिखी गई है और उसके अगेंस्ट में जा कर के लेजिस्लेचर कोई कार्य कर रहा है, कोई नियम बना रहा है, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन कर सकती है जुडिशरी। और अगर कोई एग्जीक्यूटिव पार्ट किसी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है तो उसके लिए भी जो जुडिशरी है हमारी, वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कर सकती है। और जो भी अपील्स होती हैं लॉज के रिगार्डिंग, उन सभी को भी सुनने का काम इंडियन जुडिशरी का है। जुडिशरी ऑल्सो हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू विच अलाउज इज टू स्ट्राइक डाउन लॉज दैट आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और जो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं उनको स्ट्राइक डाउन कर सकती है, उनको हटा सकती है जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आल्सो हैव द पावर टू इशू रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स हैं, इनके पास ये भी अधिकार होता है कि वो फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट्स के लिए रिट्स भी इशू कर सकते हैं। रिट्स बेसिकली एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू करते हैं फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए। फिर इसमें जो हमारे जुडिशरी है उसके लिए जुडिशियल इंडिपेंडेंस रखी गई है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ensuring that judges are free to make decisions without fear of interference from executive and legislature। तो जो जजेस हैं हमारे वो स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं, और उन्हें किसी बात का डर नहीं होता, ना ही एग्जीक्यूटिव से उन्हें कोई डर है, ना ही लेजिस्लेचर से भी उन्हें कोई डर है। ठीक है,
चाहे वो डीएम हो, एसपी हो या फिर सरकार का कोई आदमी हो, सभी की क्लास लगती है न्यायपालिका में, कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो कोर्ट को किसी से कोई डर नहीं होता, जिसकी पूरी इंडिपेंडेंस होती है जुडिशरी की। तो जजेस आर टोटली इंडिपेंडेंट। So next is the constitution ensures the independence of the judiciary by providing security of tenure, fixed salaries and insulation from external pressures। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को इंश्योर किया गया है, और जो जजेस होते हैं उनका एक फिक्स्ड टेन्योर होता है, सिक्योरिटी उनका एक टाइम पीरियड होता है जब तक उन्हें सर्व करना होता है, जो भी टाइम पीरियड है उनकी फिक्स्ड सैलरी होती है, और एक्सटर्नल जो भी प्रेशर है, किसी भी प्रेशर से इंसुलेशन होता है उनका, यानी कोई भी प्रेशर नहीं होता उनके ऊपर। जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कॉलेजियन सिस्टम। तो जो जजेस होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है वो उनको प्रेसिडेंट को रिकमेंड किया जाता है कॉलेजियम सिस्टम के बेसिस पे। और जो कॉलेजियम सिस्टम है हमारा, इसके अंदर जो एग्जिस्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और भी अदर सीनियर जजेस जो होते हैं, ये मिल करके फिर कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट उन जजेस को अपॉइंट करता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द जुडिशियल इंडिपेंडेंस, यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टाइप्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, यानी क्या क्या क्षेत्राधिकार होते हैं, किन किन चीज़ों से रिलेटेड जो जुडिशरी है, कौन कौन से कोर्ट्स अपने पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो द इंडियन जुडिशरी हैज़ 3 टाइप्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल, अपैलेट एंड एडवाइजरी। 3 प्रकार के ज्यूरिसडिक्शंस होते हैं, क्षेत्राधिकार होते हैं इंडियन जुडिशरी के। पहला ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन उसको बोलते हैं जब किसी भी केस को कोर्ट जो है पहली बार सुनता है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन रिफर्स टू द पावर ऑफ द कोर्ट टू हेयर अ केस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली हियरिंग को हम ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शंस बोलते हैं। फिर अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन रिफर्स टू द पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू हेयर अपील्स फ्रॉम द लोअर कोर्ट्स। तो जो लोअर कोर्ट्स होती हैं उनकी अपील्स को जो सुनता है हायर कोर्ट, ये हायर कोर्ट के अंदर, यानी जो हाई कोर्ट यानी स्टेट लेवल के जो कोर्ट होते हैं उनकी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। फिर नेक्स्ट है हमारा एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ये वो क्षेत्राधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार है। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन इट रेफर्स टू द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू गिव इट्स ओपिनियन। ये बेसिकली एडवाइस से रिलेटेड होते हैं, ओपिनियन से रिलेटेड होते हैं। ऑन अ लीगल मैटर रेफर टू इट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी अगर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कोई लीगल मैटर रेफ़र करता है सुप्रीम कोर्ट को और कहता है कि सुप्रीम कोर्ट आप इस पे अपना ओपिनियन दीजिए, एडवाइस कीजिए, तो वो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जो भी लीगल मैटर रेफ़र किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा उसके रिगार्डिंग अपना ओपिनियन दे सकता है सुप्रीम कोर्ट। सो दिस वाज द 3 टाइप्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शंस दैट केम अंडर द जुडिशरी। तो यहीं पे हमारा पूरा चैप्टर समाप्त होता है। हमने जुडिशरी की पूरी देख ली, न्यायपालिका का क्या काम है, क्या क्या क्षेत्राधिकार होते हैं, जुडिशियल इंडिपेंडेंस कैसे मेंटेन की गई है और पावर्स एंड फंक्शंस क्या होती हैं जुडिशरी की, ठीक है। सो वी हैव कवर्ड इन डिटेल ऑल द 3 organs of the constitutional governance: legislature, executive and judiciary. So this chapter is complete now. आप इस स्टडी मटेरियल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फर्दर आप इसे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स एंड नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। PDF के अंदर भी लिंक्स एम्बेडेड कर दी गई हैं, आप उन लिंक्स पे भी क्लिक करके सभी चीज़ें एक्सेस कर पा रहे होंगे। यू कैन फॉलो अस ऑन Instagram and you can get the link of the notes and lectures in the PDF as well as in description. तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा
इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा एग्ज़ाम का। आप इस स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, पॉइंट वारी आसान भाषा में लिखा गया है। सो यहीं पे चैप्टर समाप्त होता है। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी सजेशंस एंड फीडबैक, प्लीज शेयर इट इन द कमेंट। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।